हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 7th को, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है उससे कनेक्ट करते हुए आज इस चैप्टर को जानेंगे। तो देखिए हम लोग ने जाना पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, यानी कि जो शुरुआत के 2 चैप्टर थे, ठीक है, जहां पर हम लोग ने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में जाना। फिर उसके बाद अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा था। ठीक है, उसमें हम लोग ने क्या देखा कि एक मान लीजिए एक बैटरी है और उस बैटरी को किसी रजिस्टर पर हमने लगाया तो उसकी वजह से सर्किट में कितना करंट डेवलप हुआ। अगर ये जो बैटरी है वो V पोटेंशियल अप्लाई कर रही है और ये अगर R है और इस पे करंट I डेवलप हो रहा है, तो हम लोग सीधे से ये देख पा रहे थे ओम्स लॉ से कि V इज इक्वल टू IR होता है। क्लियर, ये चीज निकल कर आ रही थी ओम्स लॉ से। ठीक है, तो यहां पर जो V है, ये V कैसा है? कांस्टेंट है। V कैसा है? हमारा कांस्टेंट है, जिसकी वजह से यहां पर एक स्टेबल करंट अपीयर हो रहा है थ्रू आउट दिस सर्किट। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा? उसके बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग ने सीखा कि किस तरीके से एक जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, 4th चैप्टर में ये पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ने मैग्नेटिज्म एज अ होल सब्जेक्ट पूरा पढ़ा। पूरा हर चीज हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ी, जहां पर कि 3 तरीके के हम लोग ने मैग्नेटिक मटेरियल्स को देखा। फिर उसके बाद चैप्टर 6 जो कि था हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम लोग ने जाना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, या फिर कह लीजिए कि शुरुआत तो यहां से करी कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट को मूव कराएं तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। बट हमें बाद में ये पता चला कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है। ठीक है, बात समझ पे आई? तो यहां से यहां तक हम लोग आ गए। अब उसके बाद एक चीज और हमें पता चली कि जब हम लोग ने एसी जनरेटर पढ़ा, एसी जनरेटर यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, वहां पर ये देखा कि जो वोल्टेज हम लोग का था, वोल्टेज ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो कैसा था? ईएमएफ हम लोग का कुछ इस फॉर्म पे था, साइन ओमेगा टी। याद आया? ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। याद आया? इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं क्या? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए अंतर क्या है। ये जो हमारा वोल्टेज है ये है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब ये ऐसा वोल्टेज है जो अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है। ठीक है, तो ये और ये, इसको अगर आप कंपेयर करें तो यहां पर देखिए ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो मिल रही है एक बैटरी से, जो कि कैसा है? एक सोर्स, डीसी करंट का सोर्स, मतलब डीसी सोर्स है। सिंपली कहें तो कैसा है? डीसी सोर्स, यानी कि डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट का यहां पर क्या मीनिंग है? डायरेक्ट करंट का मीनिंग ये है कि मान लीजिए कि ये जो हमारी सेल है वो 1.5 वोल्ट्स दे रहा है। लेट अस सपोज ये कितना दे रहा है? 1.5 वोल्ट्स दे रहा है, या इसको कुछ भी मान सकते हैं आप। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि 5 वोल्ट्स है। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट्स ही देता रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। यानी कि अगर हम लोग टाइम के साथ इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये बन जाएगा, ये रेड वाला जो ग्राफ है ये वाला, ऐसा। यानी कि मान लीजिए कि मैंने t इक्वल टू 0 पर देखा तो इस पे 5 वोल्ट्स था, फिर t इक्वल टू 1 पर देखा तो 5 वोल्ट्स था, फिर t इक्वल टू 2 पर देखा तो 5 वोल्ट्स था, फिर 3 पर 5 वोल्ट्स। इस तरीके से थ्रू आउट द प्रोसेस, या जब तक भी हम ऑब्जर्व कर रहे थे उस पूरे ऑब्जर्वेशन में जो हम लोग को वोल्टेज की वैल्यू मिली वो कितनी मिली? 5 वोल्ट्स मिली। तो ये कैसा करंट हो गया? डायरेक्ट करंट हो गया। ये क्या हो गया? डायरेक्ट करंट हो गया। ठीक है, इस तरीके का करंट। अब उसके बाद यहां पर क्या बात आती है कि मान लीजिए कि हम एक दूसरा ईएमएफ है हम लोग के पास। ठीक है, किस तरीके का? ये वाला। यहां पर देखिए, यहां पर जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू
साइन के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। और साइन भी कैसा है हमारा, साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का मतलब यहां पर क्या हो गया कि जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी इस पे, और ये क्या है हमारा, ओमेगा टी बराबर होता है हमारा थीटा के, यानी कि एंगल के। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो टी है, टी की चेंज होने की वजह से इस एंगल की वैल्यू चेंज होगी, हाँ या ना, बात समझ पे आई। तो ये जो यहां पर टाइम के साथ वेरिएशन है वो अपीयर होगा इस पे, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होगी, वैसे वैसे साइन ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होगी, और वैसे ही वैसे, ठीक है, यहां पर हम लोग का जो v की वैल्यू है वो चेंज होगी। क्यों, क्योंकि v नॉट के साथ साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लाई है, ठीक है, बात समझ पे आई। तो जैसे हम लोग का टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होगी, और उसी के साथ ही जो साइन ओमेगा टी की वैल्यू है वो भी चेंज होगी, और उसके चेंज होने के साथ ये जो v है वो भी चेंज होगा। यानी कि मान लीजिए जो मैक्सिमम वोल्टेज एक एसी सोर्स हमें प्रोवाइड कर सकता है वो है लेटर सपोज 10 वोल्ट्स का, कितना, 10 वोल्ट्स का, ठीक है, ये चीज। अब ये 10 वोल्ट्स हमें मैक्सिमम इतना मिल सकता है। अब जब हमने t इक्वल टू 0 पर बात करी, किस पे, t इक्वल टू 0 पर बात करी, तो हुआ क्या वो देख लेते हैं। तो t इक्वल टू 0 पर यहां पर जो हमें वोल्टेज मिला, सॉरी यहां पर हमें ये देखना है ना, t इक्वल टू 0 पर जो ओमेगा टी की वैल्यू है वो भी 0 हो गई, यानी कि जो साइन की वैल्यू होगी, साइन ओमेगा टी की, वो भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि इस 10 वोल्ट पर जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो v की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही चीज यहां पर दिख रहा है। उसके बाद मान लीजिए कि t की वैल्यू कुछ ऐसी है, t की वैल्यू कुछ ऐसी है t1 टाइम पर कि ओमेगा टी की जो वैल्यू आ रही है वो 45 निकल कर आ रही है। कितनी निकल कर आ रही है, 45, क्लियर। तो उस टाइम पर जो साइन 45 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/√2, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1/√2। यानी कि जब हम इस वोल्टेज को देखेंगे तो ये निकल कर आएगा v0/√2, यानी कि 45 डिग्रीज पे यहां पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 10/√2 वैल्यू मिलेगी। और जब हमारा t वाला, ये t1 टाइम था, उसके बाद t2 टाइम हुआ, और ये ऐसा टाइम हुआ जहां पर कि ओमेगा t की वैल्यू जो है वो 90 डिग्रीज हो गई, और जहां पर 90 डिग्रीज पे साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। उस केस में v इक्वल टू v0, यानी कि ये पीक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। t इक्वल टू t2 हमने माना ऐसा टाइम जहां पर ये हमें जो EMF है वो मैक्सिमम मिल रहा है। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, समय के बढ़ने के साथ साथ जो v की वैल्यू है, वोल्टेज जो वो सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो पहले वैल्यू बढ़ती है, उसके बाद साइन 90 से जैसे ही यहां पर साइन मान लीजिए 110 हो गया, फिर 120 हो गया, इस तरह करते करते 180 तक आते आते जो वैल्यू होती है वो फिर 0 हो जाती है। उसके बाद फिर जो वोल्टेज होता है वो अपना पोलैरिटी ही चेंज कर लेता है। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब कि मान लीजिए, देखिए सबसे पहली बात तो जो इसका सोर्स का साइन होता है वो ऐसा होता है, जैसे यहां पर हम लोग बैटरी बनाते थे ना, तो यहां पर ऐसा सोर्स का साइन होता है वोल्टेज का। तो यहां पर क्या बन जाएगा कि ये जो हमारा सोर्स है ये क्या करेगा, जैसे ही यहां पर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो पहले तो करंट मान लीजिए इस ऐसे जा रहा था, यहां से यहां तक जाने में करंट की वैल्यू बढ़ रही थी, यानी कि 0 थी, 0 से मान लीजिए कुछ 10/√2 हुई, फिर 10 हो गई, और फिर उसके बाद वैल्यू घटेगी, 10 से 10/√2 हो जाएगी, ठीक है, 10 से 10/√2 हो जाएगी, और उसके बाद फिर 0 आ जाएगी। ये चीज हुई। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे ही इसके नीचे वैल्यू जाती है, ठीक है, टाइम बढ़ने के साथ साथ यहां पर वैल्यू नीचे आती है, यानी कि यहां पर अब ये चीज क्या होता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ठीक है, ऐसा कर लेता है। इनिशियली डायरेक्शन कैसी थी, डायरेक्शन ऐसी थी, रेड कलर से जो बनाया है, इनिशियली डायरेक्शन ऐसी थी,
जब यहाँ पर 180 से ज्यादा हुआ तो ये क्या हुआ, उसने डायरेक्शन अपनी चेंज कर ली। अब इसके बाद इस डायरेक्शन पे ये अपनी वैल्यू बढ़ाना चालू करेगा और 10/√2 पहुंचेगा यहाँ पर, और 10/√2 के बाद 10 पहुंचेगा, और इसके बाद फिर ये अपनी वैल्यू और बढ़ाता रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम रीच किया, उसके बाद घटाना चालू करेगा और घट के यहाँ पर फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद फिर यहाँ से अपना फिर वो वैल्यू वही सेम रोटेट होने लगती है इसकी, और ये जो डायरेक्शन होती है फिर से चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ऐसा हो जाता है। यानी कि यहां से यहां तक इतनी साइकिल में, इतने पोर्शन में, ठीक है, कितने पोर्शन पे, यहां से लेके इतने पोर्शन में जो डायरेक्शन होती है वो फिक्स रहती है, और उसके बाद जैसे ही हाफ साइकिल के बाद ये पहुंचता है तो उसके बाद फिर से यहां पर डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है, बात समझ पे आई? तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है हमारा, नाम इसका इसी वजह से पढ़ा, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब जैसे कभी डॉक्टर के पास गए हो आप और उन्होंने कहा हो कि ये जो दवा खानी है ना आपको, ये अल्टरनेट खानी है, अल्टरनेट डेज पर खानी है। अल्टरनेट डेज का मतलब एक दिन छोड़कर। अब यहां पर एक दिन छोड़कर क्या मतलब है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का यहाँ क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि एक बार एक कंप्लीट साइकिल में ये एक बार पॉजिटिव है, फिर उसके बाद नेगेटिव, यानी कि जो पोलैरिटीज है इसकी चेंज हो रही है। यानी कि एक बार ये बिहेव कर रहा है कि जो सोर्स है वो पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है। उसके बाद जैसे ही हाफ साइकिल तक पहुंचता है उसके बाद फिर इसका ये नेगेटिव और पॉजिटिव बन जाता है, और उसके बाद फिर जैसे यहां तक पहुंचता है उसके बाद फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये अपना क्या करता है, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक एक छोड़कर पोलैरिटी पॉजिटिव हो रही है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो इसकी जो डेफिनेशन बन जाती है हमारी वो ये बन जाती है कि अल्टरनेटिंग करंट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट रिवर्सेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। ठीक है, पीरियोडिकली यानी कि कुछ समय बाद ये अपना जो डायरेक्शन होता है उसको रिवर्स कर लेता है। और इसका पीरियोडिकली से मतलब ये है कि यहां से यहां तक T/2, हम लोग मान अगर यहां तक ले लेते हैं कैपिटल T, तो T/2 टाइम पर ये क्या कर रहा है, अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर रहा है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट रिवर्सेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। इट इज द टाइप ऑफ करंट दैट इज यूज्ड इन मोस्ट होम्स एंड ऑफिसेज। ये जो इस टाइप का जो करंट होता है वो ज्यादातर हमारे घरों में, ऑफिसेज में, या जो भी हम लोग के फैक्ट्रीज वगैरह हैं उन सब में इस तरीके का करंट इस्तेमाल होता है। जितने भी आजकल डिवाइसेस बन रहे हैं वो इसी पे बेस्ड बन रहे हैं। ठीक है, बात समझ पे आई? मतलब आपके घर तक या आपके ऑफिस तक जो पावर सोर्स आएगा वो अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू ही आएगा। फिर आकर जो आपके घरों में डिवाइसेस लगी रहती हैं वो अपने अपने तरीके से वर्क करती है। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल का जो अडेप्टर होता है, ठीक है, वो अडेप्टर क्या करता है, ये चार्जर जिसको सिंपली हम लोग कहते हैं, वो क्या करता है कि आपके घर में जो एसी आ रहा है उसको कन्वर्ट कर देता है डीसी में। ठीक है, कभी आप जो मोबाइल का अडेप्टर है उसको उठाकर देखिएगा, उस पर लिखा रहता है इनपुट और आउटपुट, यानी कि वो अडेप्टर, मान लीजिए आपका अडेप्टर ऐसे बना है, इस पे ऐसे 2 पिंस निकली रहती हैं और इधर एक वायर, तो इसको चाहिए इधर से एसी और ये बनाकर दे देगा डीसी, क्योंकि जो आपका मोबाइल है उसको चाहिए डीसी। ठीक है, 5 वोल्ट डीसी और 1 एम्पियर 2 एम्पियर इस तरीके से कुछ यहां पर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कितने वॉट का चार्जर है। ठीक है, तो ये जो यहां पर है वो क्या है, इनपुट। तो ये कहां से आ रही है आपके घर पे, वो पावर स्टेशन से आती है। ठीक है, ये चीज समझ पे आई? तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है ये आपको समझ पे आ गया। अब देखिए यहां पर एक चीज लिखा हुआ है कि इट इज द टाइप ऑफ करंट दैट इज यूज्ड इन मोस्ट होम्स एंड ऑफिसेज। यहां पर मोस्ट से मतलब ये है कि अल्टरनेटिंग करंट के साथ साथ और भी तरीके के करंट होते हैं, बट घरों में जो ट्रांसमिशन के काम आता है, जो भी अपने आज आप चारों तरफ देखते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर लाइंस चारों तरफ मौजूद हैं आपके, जिनको आपने देखा होगा, ओवरहेड पावर केबल्स जो होते हैं, उन सब में एसी ही फ्लो हो रही होती है। ठीक है, बट साथ ही में और कई तरीके की करंट्स होते हैं, जैसे कि पल्सेटिंग करंट। पल्सेटिंग यानी कि उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा।
अब आप इस ग्राफ को समझ पा रहे होंगे वो क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी, बट कभी निगेटिव नहीं होती। यानी कि ये ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास बैटरी है, एक सिंपल बैटरी, और आपने एक टैपिंग की लगा दी। क्या लगा दी? एक टैपिंग की या कोई ऐसा डिवाइस लगा दिया यहाँ पर जिससे कि आप बार बार इस टैपिंग की को ऐसे ऐसे टैप 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 कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, करंट बढ़ने की कोशिश करेगा, बढ़े घटेगा बढ़े घटेगा बढ़े घटेगा बढ़े घटेगा, इस तरीके कुछ हो सकता है। ठीक है, साथ ही में फिर वेरिएबल आता है। वेरिएबल का मीनिंग ये हो जाता है कि जो वैल्यू होती है वो कैसे भी वेरी कर रही है, कभी निगेटिव हो रहा है कोई पॉजिटिव। इसमें कोई पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ पोलैरिटीज नहीं है। पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ पोलैरिटीज का मतलब जैसे यहां पर जो अल्टरनेटिंग करंट है उस पर देखिए पीरियोडिकली वो अपना जो पोलैरिटी वो चेंज कर रहा है कि t/2 टाइम के बाद ये अपना जो पोलैरिटी है वो चेंज कर लेगा। जबकि वेरिएबल हम उसको कहेंगे कि कुछ फिक्स ही नहीं है, वो कैसे भी चेंज हो रहा है, कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है अब इस चैप्टर में वो पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट को, क्योंकि थर्ड चैप्टर में हम लोग ने और या कह लीजिए कि अभी तक जो भी चीज पढ़ते आ रहे थे वो डायरेक्ट करंट पे बेस्ड ही पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, तो बात आती है कि अगर अभी तक हम लोग ये सब चीजें पढ़ते आ रहे थे डायरेक्ट करंट पे बेस्ड, तो एसी को लाने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो एसी का जो सबसे बड़ा हमारा एक कह लीजिए एडवांटेज है वो ये है कि एसी पावर जो होता है वो ट्रांसमिशन में बहुत कम लॉस होता है। ठीक है, इसका एक एक्सप्रेशन भी निकल कर आता है और इसको हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। ठीक है, जो कि था हमारा चैप्टर 3 में। ठीक है, बात समझ पे आई? तो इस पे हम लोग फिर से अभी पढ़ेंगे कि कैसे जो ये हमारा पावर ट्रांसमिशन होता है जब हम एसी में करते हैं यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में करते हैं तो लॉस कम होता है। क्यों ऐसा? इस वजह से होता है, देखिए सिंपली, क्या आपके घर के बगल में पावर स्टेशन है? पावर स्टेशन यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो रहा हो, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट, क्या आपके घर के बगल में है? एकदम नहीं ना। क्या आपके वो घर में लगा है? नहीं। क्या आपके बगल वाले शहर पे लगा हुआ है? हो सकता है कि बगल वाले शहर पे लगा हो, पर मोस्ट ऑफ द केसेस बगल वाले शहर पे नहीं, वो बगल वाली स्टेट में हो सकता है लगाओ। ठीक है, या और लंबी डिस्टेंस पे लगाओ। तो अब वहां से आप तक पहुंचाना है। ठीक है, होगा क्या कि उसके लिए इस्तेमाल होंगी वायर्स। अब वायर्स में मौजूद होता है रेजिस्टेंस। क्या मौजूद होता है? रेजिस्टेंस। तो अगर डायरेक्ट करंट पर हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं तो डायरेक्ट करंट के वोल्टेज को बढ़ाने का एक लिमिट होता है। ठीक है, और उसको उसकी वोल्टेज बढ़ाना घटाना वो मुश्किल होता है। हम लोग पिछले चैप्टर्स में यानी कि चैप्टर 3 में ये पढ़कर आए हैं कि अगर हम लोग हाई वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग हाई वोल्टेज में पावर ट्रांसमिशन करते हैं तो जो हमारा पावर लॉस होता है वो कम होता है। ठीक है, हाई वोल्टेज यानी कि जब हम इनपुट देते हैं हाई वोल्टेज का पावर लाइंस पर, ट्रांसमिशन लाइंस पर, तो जो लॉस होता है थ्रू द ट्रांसमिशन लाइंस, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन से मटेरियल से बनी हुई है, इनमें रेजिस्टेंस होगा, तो इनके थ्रू जो पावर लॉस होता है वो बहुत कम हो जाता है। यानी कि पावर लॉस जो निकल कर आता है हमारा वो कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल कर आता है V² टाइम्स। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा इनपुट वोल्टेज होगा उतना ज्यादा हमारा उसका स्क्वायर भी हो जाएगा, और उसके इनवर्सली है प्रोपोर्शनल क्या? PL यानी कि पावर लॉस, तो उतना कम पावर लॉस होगा। ठीक है, अब डीसी के साथ प्रॉब्लम यह है कि डीसी के वोल्टेज को बढ़ाना और उसके बाद फिर घटाना। क्यों? क्योंकि आपके घरों के आसपास लगे होते हैं छोटे छोटे ट्रांसफार्मर। आपने देखे वो ट्रांसफार्मर सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट पर ही वर्क कर सकते हैं और एफिशिएंटली वर्क करते हैं। यानी कि जो आपके घरों तक आती है वोल्टेज वो कैसी होती है? लो वोल्ट होता है। ठीक है, यहां पर देखिए जो यहां पर ट्रांसमिशन होता है, आपने सुना होगा 1 लाख वोल्ट पर है या 11,000 वोल्ट्स पर है, उनको हाई टेंशन लाइंस कहते हैं। और हाई टेंशन टावर में आपने देखे होंगे बड़े बड़े टावर्स होते हैं, उस पे जो ट्रांसमिशन हो रहा होता है उनके थ्रू हो रहा होता है, तो उनमें बहुत ज्यादा
वोल्टेज पर ट्रांसमिशन होता है, बट आपके घरों में तो चाहिए 240 वोल्ट्स या 220 वोल्ट्स के आसपास, ठीक है, और वहां पर है तो है 11,000 वोल्ट्स। तो इससे इससे कैसे यहां तक कैसे पहुंचेगा? या आपने 1 लाख कहीं पर सुना है, बात समझ पे आ रही है? 1 लाख वोल्ट्स, तो यहां से यहां, यहां से यहां डीसी का वोल्टेज घटाना बढ़ाना मुश्किल होता है, ठीक है, डीसी का जो वोल्टेज होता है उसको घटाना बढ़ाना मुश्किल होता है। इसी वजह से एसी को प्रेफर किया गया, क्योंकि एसी इन ट्रांसफार्मर्स की हेल्प से क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से वोल्टेज को बढ़ा देते हैं और वोल्टेज को घटा भी देते हैं बहुत आसानी से, जिसको कि हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर्स, कि कैसे हम लोग के ट्रांसफार्मर्स बनते हैं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर हम लोग के 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप क्या करता है, जब हम लोग का जो जनरेटिंग स्टेशन होता है, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कुछ भी हो, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका वोल्टेज कम होता है। उस वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर क्या करते हैं, वोल्टेज को बहुत हाई वोल्टेजेस पे बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो हाई टेंशन टावर्स होते हैं उस पे वो चीज क्या करते हैं, इस तरीके से फ्लो होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक शहर से काफी दूर जो शहर है उन सब में, आस पड़ोस के शहर, मतलब हर जगह उनसे होता है। पावर ग्रिड्स के बारे में आपने नाम कभी सुना हो अगर, तो ये सब इस तरीके से ट्रांसमिशन चलता है हाई वोल्टेजेस पे। फिर उसके बाद जब घर में चाहिए तो वो तो चाहिए इतना वोल्टेज, तो लगता है फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या लगता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। और यहां पर फिर आपके घरों तक बिजली जो है वो पहुंचती है लो वोल्टेज पर। बात समझ पे आई? और एक चीज, यहां पर सिर्फ एक ट्रांसफार्मर या एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर या सिर्फ एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नहीं होता। जो जनरेटिंग स्टेशन है और आपके घर तक आने पर बहुत ढेर सारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी हो सकते हैं और बहुत ढेर सारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ पे आई? तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर वोल्टेज बढ़ाया जाएगा, उसके बाद यहां पर वोल्टेज घटाया जाएगा। तो यहां पर लगता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यहां लगता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और क्योंकि जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो अल्टरनेटिंग करंट पर वर्क करते हैं, इसी वजह से अल्टरनेटिंग करंट को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसका स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना बहुत आसान हो जाता है। तो एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफी एग्जामिनेशंस पे कि व्हाई डू वी प्रेफर अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट। तो उसका जो आंसर है वो ये है कि अल्टरनेटिंग करंट इज इजी टू स्टेप अप और स्टेप डाउन एट द कॉस्ट ऑफ करंट। दैट्स व्हाई वी यूज alternating current, और that's why we prefer alternating current over DC current, ठीक है। बात समझ पे आई? तो इस तरीके से हम लोग का जो अल्टरनेटिंग करंट है वो अपना रोल प्ले करता है किस पे, पावर ट्रांसमिशन में। ये हो गया क्या, अल्टरनेटिंग करंट का एक एडवांटेज। दूसरा, अगर हम देखें जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो बहुत हाई होती है। किन केसेस पे? देखिए, आपने कभी नोटिस किया हो या ना नोटिस किया हो, जो आपका फ्रिज है ना वो तभी चल पा रहा है क्योंकि उसके अंदर मोटर लगी हुई है, ठीक है। उसमें कई मोटर्स होती हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंप्रेसर लगा होता है। आपने कभी नाम सुना हो? अब कंप्रेस कैसे करता है वो तो उसकी फ्रिज की वर्किंग अलग है, बट कहने का मतलब कि वहां पर लगी है मोटर। या आपका कूलर है, फैन है, उसमें मोटर लगी हुई है, ठीक है। या वॉशिंग मशीन है, उनमें मोटर्स लगी हुई हैं। तो जो मोटर है, या कोई जैसे वो होते हैं मूविंग गेट्स हैं, लिफ्ट के गेट हैं, या लिफ्ट ही ऊपर नीचे जा रही है, इन सब में मोटर का इस्तेमाल होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एक मेन डिवाइस था वो क्या था हमारा, जहां पर इसका यूज होता था वो था मोटर, ठीक है। तो ये देखा गया कि एसी मोटर्स जो होती हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होती हैं देन डीसी मोटर्स। क्यों? क्योंकि डीसी मोटर्स, ये इस चीज को आपने जरूर देखा होगा, याद आ गया होगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने किसी डीसी मोटर को नहीं खोला तो जाकर खोलिए, ठीक है। जो छोटी छोटी कार्स होती है ना, टॉय कार्स, उनके अंदर इस तरीके की मोटर्स होती हैं, जाके खोलिए, देखिए ऐसा उसके अंदर मिलेगा अरेंजमेंट। ये देखिए यहाँ पर कॉइल्स लगी हुई हैं, क्लियर। तो ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं कम्यूटेटर। डीसी जो होते हैं, डीसी मोटर्स,
उन डीसी मोटर्स पे लगा होता है ये कम्यूटेटर, और ये मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि यूज होता है यहां पर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए। यानी कि समझिए बात को, इस मोटर को अगर हमें चलाना है जो कि है डीसी मोटर, तो इसको चलाने के लिए हमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि पोलैरिटी चेंज करना पड़ेगा अगर हमें ये चलाना है। और एसी में तो अपने आप पोलैरिटी चेंज होती है, तो हमें इस कंपोनेंट को नहीं लगाना पड़ता, जिससे कि हमारा वियर एंड टीयर कम होता है और जो पावर लॉस होता है वो भी कम होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो एसी मोटर्स होती हैं उनकी इफिशियंसी ज्यादा होती है, और जो आपके घरों में फैन लगे हुए हैं उस पे एसी मोटर से इस्तेमाल होती हैं। क्लियर? यहां तक बात समझ पे आई? तो मोटर्स में जो एसी मोटर्स की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डीसी मोटर्स। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट ही नहीं होता तो एसी मोटर्स कैसे बनती? बात समझ पे आ गई? कहने का मतलब कि वो तो यहां पर हमें करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स करनी ही पड़ रही है डीसी मोटर्स पर भी, तो क्यों ना हम अल्टरनेटिंग करंट का ही यूज करें। ठीक है, तो हमें ये एक्स्ट्रा डिवाइस कम्यूटेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जगह पर स्लिप रिंग्स लग जाती हैं और उनमें वियर एंड टीयर कम होता है, जिसकी वजह से एक तो वो एफिशिएंसी बढ़ती है, दूसरा यहां पर पावर लॉस भी कम होता है यहां पर, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पे बेस्ड जो मोटर्स होती हैं, एसी मोटर्स जो होती हैं, ठीक है, जो आजकल आपके घरों में लगी होती हैं, या मान लीजिए आपके वो जो वाटर पंप करने के लिए भी लगे होते हैं ना, सुबह सुबह एकदम ये होता है कि पानी चालू कर दीजिए तो टंकी पर भर जाए। तो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? फिर पानी नहीं भरता टंकी पर, फिर आप जब जाते नहाने तो पानी ऐसे नल खोल के आपको पानी नहीं मिल पाता किसी भी समय पर। बात समझ पे आई? तो एसी मोटर्स का ये हमें फायदा हुआ इसकी वजह से। फिर उसके बाद यहां पर जो कॉस्ट होती है, जो एसी जनरेटर्स होते हैं, एसी जनरेटर की बात हो रही, जनरेटर वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं डीसी जनरेटर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि एसी जनरेटर्स पर कम्यूटेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, मोटर पर भी कम्यूटेटर होता है और एसी जनरेटर पर भी कम्यूटेटर होता है। ठीक है, तो जो हमारा डीसी मोटर है उस पे भी कम्यूटेटर, और जो डीसी जनरेटर है उस पे भी मोटर। अब यहां पर अगर हम लोग को एसी जनरेटर, कुछ इस तरीके के डिवाइस हम एसी जनरेटर्स बना ले, तो उससे क्या होगा कि जो ये कम्यूटेटर है जो कि एक प्योरली मैकेनिकल डिवाइस होती है, उससे क्या होगा, हमारा वेयर एंड टीयर होगा, जिससे कि हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। तो अगर ये हम ना यूज करें तो उससे हमारा जो कॉस्ट है वो बच जाएगी। ठीक है, कॉस्ट कम लगेगी। क्लियर? अब आती है बात कि ठीक है, हम लोग ने एसी प्रेफर करी, बट साथ ही में इस एसी के कुछ नुकसान भी हैं ओवर डीसी। ठीक है, एसी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एसी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ओवर द डीसी, और वो क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि आपने देखा कि हमने, या कभी ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कभी क्या होता है कि किसी ने घरों में जो वायर्स है उनको टच कर लिया और उसको लग जाता है करंट। ऐसा कभी आपने नोटिस किया? ठीक है, या कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा है या किसी से सुना है कि उसको करंट लग गया। फिर उस पे ये भी आता होगा कि उसके करंट लगने से डेथ हो गई, लीथल है क्योंकि एसी करंट। ठीक है, तो ऐसा इस वजह से हो जाता है। और हाँ, ये भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप पढ़िए उसको, न्यूज़पेपर, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। पहली बात तो जनरल अवेयरनेस बढ़ती है, दूसरा ठीक है, आपको अपनी पढ़ाई पर भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि न्यूज़ आप देख रहे हैं, वहां से आपको कई तरीके की जानकारी मिलती है, आप उससे रियल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये साइंस पर ही नहीं, उस पर एक्चुअली ज़्यादा हेल्प मिलती है जो हमारे एसएसटी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर कि जो एसी करंट है, जैसे कि आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, एसी करंट के लगने से किसी आदमी की डेथ हो गई। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए, हार्ट जो होता है, ठीक है, जो हार्ट होता है, ये हार्ट हम लोग का
ब्लड पंप कैसे करता है, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। इस जगह पर एक छोटा सा पॉइंट होता है, वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो कि इस पूरे हार्ट को क्या करते हैं, पंप करते हैं। और इस पे एक रिदम होती है, ठीक है। इस पे क्या होती है, एक इस पे रिदम होती है। अब इस पे जो रिदम होती है वो कैसे, रिदम यानी कि धक 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 धक। तो ये जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो हो रहा है यहां पर जो इसके वॉल्स खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, इन सब की वजह से। और वो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, समझिएगा। और ये कैसे हो रहे हैं, पीरियोडिकली हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, पीरियोडिकली। इस बात को नोटिस करिए, मैंने क्या बोला, पीरियोडिकली, धक 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 धक। जो आपकी रिदम है वो आपको एक ऐसा सुनाई देगी, धक 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 धक, ऐसे होता रहेगा। अब एसी में भी क्या होता है, यही पीरियोडिसिटी होती है। अब अगर उसमें भी पीरियोडिसिटी है तो इस पे भी मौजूद होता है क्या, फ्रीक्वेंसी। तो अगर बाय चांस इसकी फ्रीक्वेंसी और हार्ट की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, भले ही वोल्टेज कितना भी कम हो, भले ही वोल्टेज कितना भी कम हो, अगर इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी मिल गई तो ये वर्क करना बंद कर देगा, ठीक है। और उसी की वजह से आ जाता है कार्डियक अरेस्ट, यानी हार्ट अटैक आ जाता है। बात समझ पे आया। इस वजह से जो एसी होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है देन डीसी करंट। क्लियर, बात समझ पे आई। जो डीसी होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है हमारा, मान लीजिए कि उस पे हमने बहुत ज्यादा वोल्टेजेस वाला ले लिया, ठीक है, डीसी, तो वो हमें जलाकर किसी तरीके से हार्म पहुंचा सकता है डीसी, ठीक है। मान लीजिए किसी पर्सन ने डीसी को टच कर लिया, डीसी पावर लाइंस को टच कर लिया, तो ये जल के इसका हाथ जल सकता है या कुछ भी जल सकता है ये, ठीक है। बट कार्डियक अरेस्ट वाली समस्या इस पे नहीं आएगी। जबकि ये जो एसी है, एसी मान लीजिए इसका वोल्टेज बहुत कम है, बट फ्रीक्वेंसी इसकी, ये जो पीरियोडिसिटी है उससे जो इसकी फ्रीक्वेंसी निकल कर आई, वो अगर मैच कर गई इसके साथ, हार्ट के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे कार्डियक अरेस्ट, यानी कि वो रुक जाएगी, उसकी जो रिदम है धक 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 वो रुक जाएगी, ठीक है। बात समझ पे आई। तो इसलिए जो ये एसी होता है वो लीथल होता है। तो हमें एसी को यूज करते हुए बहुत ज्यादा सेफ्टी बरतनी होती है। इसी वजह से कहते हैं कि गीले हाथों से जो स्विचेस हैं उनको मत टच करिए, या हमेशा कभी भी आप यूज कर रहे हो, किसी तरीके का रिपेयरिंग वाला काम कर रहे हो, तो प्रॉपर शूज पहनिए, ठीक है। इंसुलेटेड मटेरियल्स का यूज करिए, लोहे मत डालिए। एक बात और, जो पेंसिल होती है ना, उस पर क्या मौजूद होता है, ग्रेफाइट। तो कभी भी ये मत कर दीजिएगा कि जो सॉकेट होता है उसमें आपने पेंसिल लगा दी। पेंसिल में जो अंदर ग्रेफाइट पड़ा हुआ है वो क्या होता है, वो होता है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा, ठीक है। तो उसको आप पेंसिल को एज ए इंसुलेटर कभी मत देखिए, वो पेंसिल इंसुलेटर है ही नहीं, भले उसके ऊपर लकड़ी लगी, बट अंदर तो कंडक्टर है, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। बात समझ पे आ गई। इसके साथ ही एक और चीज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है, इस चीज को मैं इस चैप्टर के कुछ लेक्चर्स के बाद भी फिर से मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का रेफरेंस दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। बट फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि क्योंकि यहां पर जो वोल्टेज है वो घट बढ़ रहा है, ये वोल्टेज क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है, और उसकी वजह से यहां पर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे होता है, क्या होता है, इसको हम लोग चैप्टर 8 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए आप ये समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे कि मान लीजिए रेडियो वेव्स इस तरीके की कुछ जनरेट हो रही हैं, जिसकी वजह से इस पे होता है अगल बगल जो भी मान लीजिए दूसरे सर्किट्स रखे हुए हैं उसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहुंचता है और यहां पर इंटरफेरेंस होता है, यानी कि उसके सिग्नल के साथ ये जाकर मैच हो जाता है या इंटरफेयर करता है, उसके साथ छेड़छाड़ होती है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट कॉज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को, जिससे कि दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंटरप्ट होते हैं, उनके ऑपरेशन पर इंटरप्शन होता है, ठीक है। बात समझ पे आई ये चीज। और साथ ही में इस पे फ्लिकर भी हमें देखने को मिलता है। कभी आप अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उस पे आपको दिखता है कि कभी लाइट बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, आप अपने रूम के अंदर मान लीजिए कर रहे हैं,
तो वो ऐसा तभी हो रहा है क्योंकि जो हमारे घरों में वोल्टेज है वो कौन सा है, एसी वोल्टेज आता है। और एसी वोल्टेज यानी कि पीरियोडिसिटी है, उस पर वोल्टेज एक बार पॉजिटिव नेगेटिव और साथ में जीरो भी हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, जीरो। यानी कि अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि बल्ब एक बार बंद होता है, फिर जलने की कोशिश करता है, अपनी ब्राइटनेस बढ़ाता है, फिर घटाता है, जीरो करता है, फिर बढ़ती है मैक्सिमम, फिर घटती है जीरो। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि बंद हुआ जला, बंद हुआ जला, बंद हुआ जला। तो इसकी वजह से जो लाइट है वो फ्लिकर करती है। ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसीज पे जो अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या करती है, फ्लिकर की समस्या आ जाती है। ठीक है, कभी आपने नोटिस किया हो कि आपके घरों में जो बल्ब होते हैं, एलईडी बल्ब हो या सीएफएल हो, वो कभी कभी क्या होते हैं, कुछ समय बाद आप कैमरे से देख रहे हो या ना देख रहे हो, आपको सामने वो फ्लिकर समझ पे आने लगता है। लाइट कभी जलती है, बुझती है, जलती है, बुझती है, जलती है, बुझती है, जल्दी 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 ऐसा होता है। वो क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, उसके अंदर जो सर्किट होता है उस पर कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो जो वोल्टेज आ रहा होता है और जो वोल्टेज वो आउटपुट यानी कि एलईडीज तक, प्रॉपर एलईडीज तक जो पहुंच रहा होता है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, या सीएफएल में ये ज्यादातर देखने को मिलता है, एलईडी में तो अब कम देखने को मिलता है। जो सीएफएल होता है उस पर ज्यादा देखने को मिलता है, उसकी वजह से यहां पर फ्लिकरिंग भी आ जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन क्या है अल्टरनेटिंग करंट का, जब हमारे पास पहले से डीसी मौजूद था। तो इन सब चीजों को हम लोग ने पढ़ा है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को अप्लाई करेंगे रजिस्टर पर और देखेंगे कि कैसे वो बिहेव करता है, जो रजिस्टर होता है वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू।